हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो सिलेबस हमारी पूरी 10 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जो भी हमारा सेकंड यूनिट में था हमने उसके एमसीक्यूज़ जो है किए, फर्स्ट पार्ट के हिंदी के साहित्य के भी और हिंदी साहित्य के इतिहास के भी, और साथ ही साथ हमारे हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं के भी। तो ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे, हमारा सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा। अब जो कुछ दिन बचे हुए हैं उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे इस मंथ के कुछ दिन बचे हुए हैं उसमें हम कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स को उठाएंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड आपको पता ही है कि नेक्स्ट मंथ से तो हमने एमसीक्यूज़ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की मॉक टेस्ट देने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिस टाइम होगा। तो हमारा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आप भी अच्छी तरीके से और पढ़ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इकाई सेकंड चल रही है, पार्ट सेकंड चल रहा है एमसीक्यूज़ का, जिसमें हम हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, रोज़ रेगुलर मेरी 12 बजे क्लास होती है, तो सभी 12 बजे क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टा अकाउंट है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ज्वाइन करने से क्या होगा, ज्वाइन करने से ये होगा, जितनी भी अपकमिंग इन्फॉर्मेशन है एनटीए के द्वारा दी गई, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो आपको इधर उधर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। और साथ में जो लाइव क्लासेस होती है उनका पता भी आपको यहाँ पर चल जाएगा। फिलर फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर फिलर फॉर्म के एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर चीज़ें, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहाँ पर आपको फ्री नोट्स भी मिल रहे हैं दोनों के, मतलब पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं साथ विद आंसर्स के साथ ही आपको मिल रहे हैं। तो आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है। मॉक टेस्ट मिल रहे, 100 से भी प्लस मॉक टेस्ट है, तो आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस ही सब कुछ है, बिकॉज ये टाइम पूरा का पूरा किसका है, प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो अभी पूरा फुल टाइम आपको स्मार्ट वर्क करवाया और स्मार्ट वर्क से हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था आपको पहले भी कि आपने सेक्शन में डिवाइड कर देना है। कैसे सेक्शन में डिवाइड कर देना है बताया था आपको कि ए, बी और सी सेक्शन में डिवाइड कर देना है। और क्या करना है, जो चीज़ आपको आती है वो चीज़ आपने ए सेक्शन में डालनी है, और जो चीज़ आपको नहीं आती है वो आपने बी सेक्शन में डालनी है, सी सेक्शन में डालनी है। और जो आपको आधी आती है आधी नहीं आती है उसको आपने बी सेक्शन में डालना है। फिर क्या करना है, कोशिश करनी है कि जो तो ए सेक्शन में है वेल एंड गुड, वो तो बहुत बेटर है, लेकिन जो सी सेक्शन में है, जो चीज़ें सी सेक्शन में, जो टॉपिक सी सेक्शन में, जो आपके डाउट सेक्शन है, उन सबको कोशिश करिए कि आप किस में लेकर आओ, उसे बी सेक्शन में लेकर आओ। ठीक है, और जो आपके बी सेक्शन में है, मतलब बी सेक्शन में आपका क्या है, बी सेक्शन में ना ही ज़्यादा अच्छे हैं और ना ही ज़्यादा बुरे हैं, तो उस बी सेक्शन को आप कहाँ लेकर आओगे, ए सेक्शन में। कहाँ लेकर आओगे, ए सेक्शन में। तो बी सेक्शन वाले ए सेक्शन में शिफ्ट कर देना। ठीक है, जो आपको थोड़े आते हैं थोड़े नहीं आते उसे अच्छे से पढ़कर ए सेक्शन में डाल देना। जो सी सेक्शन में है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, जिनको आपने हाथ भी नहीं लगाया, उन्हें थोड़ा पढ़कर आप बी सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, आपका सी सेक्शन लास्ट मोमेंट तक खत्म होना चाहिए, मेरी बात को समझ जाइए। सी सेक्शन आपका पूरा फिनिश होना चाहिए, उसमें आपके कोई डाउट नहीं रहने चाहिए। और जो बी सेक्शन है, बी सेक्शन का पार्ट भी आपको ए सेक्शन में ही शिफ्ट कर देना है पढ़कर, तो आपका बी सेक्शन भी खाली हो जाएगा। मतलब एक तरीके से आपका ए, बी और सी सेक्शन कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ आपके पास बचेगा ए सेक्शन। ठीक है, तो बस आपका सारा कुछ ए सेक्शन होगा, मतलब आपको सारी चीज़ें आती होगी। जब आपका ये मोमेंट आ जाएगा, समझ जाना कि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो गई है और अब आपको कोई नहीं रोक सकता इस यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करने से।
ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से डिवीजन करनी है और फिर उसको किस तरीके से शिफ्टिंग करनी है। ठीक है, तो अब ये आपके हाथ में है, अब आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट आपको पता ही है, एप्लीकेशन फॉर्म की एग्ज़ाम डेट 30 मई है, सो उससे पहले पहले आप भर लीजिए। बाकी आपको गिव वे ऑफर्स भी बहुत सारे दिए जा रहे हैं, तो आप उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, इकाई दूसरी है, पार्ट दूसरा है एमसीक्यूज का, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। आपको पता है ना कि इकाई 2 में हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो है हिंदी साहित्य का इतिहास और एक है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। और अगर दोनों की चर्चा करें तो दोनों को ही आपने पढ़ा हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती इकाई है ये। ठीक है, आपने ये मास्टर में भी पढ़ाई है, रीतिकाल, भक्तिकाल, ये सारी यूनिट्स आपने पढ़ी हुई है, वही यूनिट्स यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इसीलिए इसके एमसीक्यूज कर रहे हो और जितना ज़्यादा आप एमसीक्यूज करेंगे आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी इस पर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं और सभी मुझे बताएंगे भी कि उनके कितने प्रश्न जो है वो सही हुए हैं। 40 तक मैंने करवा दिए थे आपको, आज 41 से शुरू करेंगे। तो 41 प्रश्न हमारा संगत है, बताना है कि इसमें से क्या संगत है। दो बैलों की कथा 1931 में, बड़े भाई साहब 1934 में, कफन 1936 में, सभी संगत है। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सभी संगत है। ठीक है, दो बैलों की कथा का टाइम पीरियड 1931 था, बड़े भाई साहब 1934 था, कफन 1936 था। तो ये तीनों ही करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, चितकोबरा किसका उपन्यास है। प्रश्न है चितकोबरा किसका उपन्यास है। नाशिरा शर्मा, श आएगा यहाँ पे, नाशिरा शर्मा, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी या कोई भी नहीं। बताइए किसका आंसर है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मृदुला गर्ग। ठीक है, आगे 43 प्रश्न है हमारा यहाँ पर, अनाम दास, क्या नाम है, अनाम दास का पौधा उपन्यास का विषय वस्तु है। क्या विषय वस्तु है अनाम दास का। औपनिषदिक आख्यान, मुस्लिम संस्कृति, सांप्रदायिक संघर्ष, रंगमंच और सिनेमा संसार। बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है औपनिषदिक आख्यान। तो पहला वाला इसका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने पहला वाला बताया है बिल्कुल करेक्ट है उनका आंसर। ठीक है, 44 प्रश्न देखेंगे, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। रूप की आराधना का मार्ग जो है आलिंगन नहीं तो और क्या है, ये किसकी पंक्ति है। उर्वशी की, कमाइनी की, प्रिय प्रवास की या साकेत की। तो इसका करेक्ट आंसर है उर्वशी। तो जिनका आंसर उर्वशी है बिल्कुल करेक्ट।
उसके बाद 45 क्वेश्चन देखेंगे। 45 वाला क्वेश्चन है हमारा, विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, किसकी धारणा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, रामविलास शर्मा की, स्वरूप चतुर्वेदी की। तो इसका करेक्ट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 46 वाला, क्या कहते हैं इसमें, श्राद्ध पथिक किसकी रचना है? श्राद्ध पथिक किसकी रचना है, किसकी कृति है, किसकी रचना है? भारतेंदु की, श्रीधर पाठक की, राम नरेश त्रिपाठी की या हरिओध की? बताइए करेक्ट आंसर क्या है? तो आंसर है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक। श्राद्ध पथिक किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। श लग रहा है इसमें से भी पता चल जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? ठीक है, बताने कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? सूरदास, श्वेत कमल, युग युग क्रांति, बंदिनी। युगे युगे क्रांति आएगा यहाँ पे। ठीक है, सूरदास, श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति और बंदनी। बताइए आंसर। तो इसका आंसर है सूरदास। ठीक है, तो कौन सा नाटक प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित था? तो सूरदास इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 48 प्रश्न है हमारा, राम वृक्ष बैनीपुरी का नाटक है। राम वृक्ष बैनीपुरी का नाटक है कौन सा? कोणार्क, अम्पाली, अंधा कुआ, अग्निशिखा। यहाँ पे ये स्पेलिंग आएगी, पाली की स्पेलिंग यही आएगी। ठीक है, आम पाली, आम पाली आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी आम पाली ही है। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने ये लगाया, तो राम वृक्ष बैनीपुरी का नाटक जो है कौन सी है? आम पाली। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से असंगत है। देखिए क्या बोला है, संगत और असंगत में काफी कंफ्यूजन होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसका पूरा पूरा। तो असंगत पूछा कि गलत कौन सा है, असंगत कौन सा है? तो जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव, बदबू, राजी सेठ, जानवर और जानवर मोहन राकेश की है, मुखोटा जो है ममता कालिया की है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? असंगत कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बदबू। बदबू राजेंद्र सेठ। तो जो बदबू है, जहां लक्ष्मी कैद है, ये राजेंद्र यादव के द्वारा रचित है। जानवर और जानवर मोहन राकेश के द्वारा रचित है। मुकोटा जो है ममता कालिया के द्वारा रचित है। लेकिन जो बदबू है वो राजी सेठ के द्वारा रचित नहीं है। अगर हम इस पे ध्यान दें तो वो शेखर जोशी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? शेखर जोशी।
ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने पढ़ना भी है। अगर आप इस टाइप के प्रश्न पढ़ते हो तो उनका करेक्ट आंसर भी आपको करना है। ठीक है, उधर ही करना है ताकि आपको पता चले, आगे कभी रिपीट हो तो आपको पता चले। ठीक है, तो बदबू के जो लेखक है वो कौन है? शेखर जोशी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संगत बताने की संगत है क्या? कीर्तिलता 14वीं सदी, भक्तमाल 1585, चित्रावली 1613 और सभी संगत है। क्या आंसर इसका बताइए जल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर है कि सभी संगत है, सभी ठीक है। कीर्तिलता 14वीं सदी में, भक्तमाल 1585 में, चित्रावली 1613 में। तो सभी संगत है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों सभी संगत है। अगला प्रश्न है 51। निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा से नहीं है। निम्नलिखित रचनाओं में से जो आत्मकथा से नहीं है: मेरी आत्मा कहानी, माटी की मूर्तें, मेरी जीवन यात्रा, मेरी असफलताएं। बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका सही उत्तर है माटी की मूर्तें। ठीक है, तो निम्नलिखित में से रचनाओं में आत्मकथा भी नहीं है। आत्मकथा सी नहीं है जो, तो यहां पर आएगा माटी की मूर्तें। 52 प्रश्न देखिए क्या है। समय सरगम किसकी रचना है? समय सरगम किसकी रचना है? ऑप्शन में है मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, कृष्णा सोबती, शशि प्रभा। बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्णा सोबती। ठीक है, तो सरगम जो है, समय सरगम किसकी रचना है? कृष्ण सोबती की रचना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 53 वाला प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? द्रौपदी, आठवां सर्ग, रीतिका कंगन, एक दुनी एक। दूसरा ऑप्शन है आठवां सर्ग, एक दुनी एक, द्रौपदी, शांति का कंगन, रति का कंगन। उसके बाद तीसरा है द्रौपदी, आठवां सर्ग, एक दुनी एक, राति का कंगन। उसके बाद चौथा है एक दुनी एक, द्रौपदी, राति का कंगन और आठवां सर्ग। तो इन चारों में से क्या क्या करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है आपने। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है थर्ड। सबसे पहले आएगा द्रौपदी, फिर आएगा आठवां सर्ग, फिर आएगा एक दुनी एक और लास्ट में आएगा हमारा यहाँ पे राति की कंगन। ठीक है, शांति का कंगन नहीं, शांति का कंगन नहीं है, राति का कंगन है। ठीक है, तो द्रौपदी, आठवां सर्ग, एक दुनी एक, राति का कंगन। अगला प्रश्न देखेंगे 54। अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? धर्मवीर भारती की, मोहन राकेश की, सुरेंद्र वर्मा की, लक्ष्मी नारायण लाल की।
तो इसका करेक्ट आंसर है लक्ष्मी नारायण लाल। तो जिन्होंने भी आंसर दे रखा है लक्ष्मी नारायण लाल, उनका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 55 वाला प्रश्न है, शाश्वती डायरी के लेखक कौन हैं? शाश्वती डायरी के लेखक कौन हैं? लेखक हैं, बताओ कौन है? रघुवीर सहाय, अज्ञे, बच्चन, मुक्तिबोध। शाश्वती डायरी के लेखक है रघुवीर सहाय, अज्ञे, हरिवंश राय बच्चन या गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका करेक्ट आंसर है अज्ञे। शाश्वती डायरी के लेखक कौन है? अज्ञे है। आई होप इतने प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चले, फिफ्टी 56 प्रश्न की ओर देखेंगे। क्या है प्रश्न? मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए किस कवि की कृति है? मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए किस कवि की कृति है? सवनिपुल श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, रूप नारायण सोनकर। रूप नारायण सोनकर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वनिपल श्रीवास्तव। पहला वाला इसका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने फर्स्ट दिया है बिल्कुल करेक्ट है। आगे 57 प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या है? स्थापना। जैसे कि स्थापना दे रखी है, मतलब हमारे पास एक असेशन दे रखा है और एक साथ में रीजन दे रखा है, तो बताना है कि ये सही है कि गलत है। स्थापना मतलब असेशन हमारे पे क्या दे रखा है? गोदान एक ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। और रीजन क्या दे रखा है? रीजन दे रखा है क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। ठीक है, समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। तो ऑप्शन में है कि ए गलत है और आर सही है, मतलब ए गलत है आर सही है। दूसरा है ए सही है आर गलत है, आर सही है। तीसरा है ए गलत है आर गलत है। चौथा है ए सही है और आर गलत है। तो चारों में से क्या आंसर है इसका? प्रेमचंद का गोदान आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें क्या था, गोदान में किस तरीके का महाकाव्य था वो, और उसमें किस चीज़ का वर्णन कर रखा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए सही और आर गलत है। ठीक है, तो ए बात तो बिल्कुल सही कही कि गोदान जो है वो ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन आर जो रीज़न दे रखा, क्योंकि जो गोदान है उसमें समग्र युग जीवन का चित्रण किया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि गोदान में अगर आप देखेंगे तो उसमें ज़मींदार और किसानों का जो है वर्णन कर रखा था, उनके जीवन का वर्णन कर रखा था, समग्र युग का वर्णन नहीं कर रखा था। ठीक है, तो जो सेकंड वाला होगा ऑप्शन, वो हमारा रीज़न जो दे रखा है वो गलत दे रखा है। उसके बाद आता है 58 प्रश्न। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? एक दूनी एक, सेतुबंध, मादा कैक्टस,
कैद ए हयात। बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर है मादा कैक्टस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, तो आप बोलेंगे मादा कैक्टस। तो एक दूनी एक भी उन्हीं का ही है, सेतुबद्ध भी उनका है और कैद ए हयात भी उन्हीं का ही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 59 प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है, तो बताना है कौन सा। 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, कंधे पर बैठा था शाप, आषाढ़ का एक दिन। बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों शकुंतला की अंगूठी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है, तो आंसर है शकुंतला की अंगूठी। 60 वाला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है, तो ऑप्शन है दो सखियां, चोरी, नादान दोस्त, कजाकी। कजाकी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है दो सखियां। ठीक है, तो इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है, तो आंसर है दो सखियां। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 61 वाला प्रश्न है हमारा, रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है लाल चुनर, दिल्ली दैनिकी, करिल। इनमें से बताना है हमने, तो ए और सी। पहला ऑप्शन है ए और सी, दूसरा ऑप्शन है ए और डी, तीसरा है सी और डी, चौथा है हमारे पास ए और बी। तो इनमें से चारों में से क्या करेक्ट आंसर है। कौन सी रचना रामेश्वर शुक्ल की है। इसका करेक्ट आंसर है ए और डी। ठीक है, मतलब कौन सा, लाल चूनर हो गया और साथ में करिल हो गया। तो लाल चूनर और करिल जो है रचना रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। 62 वाला प्रश्न क्या है देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल साकेत्यान का नहीं है। उनका नहीं है, पूछा है कि नहीं है, तो क्या है। दिवोदास, व्यतीत, जय योध्या, सिंह सेनापति। दिवोदास, व्यतीत, जय योध्या, सिंह सेनापति। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों व्यतीत। ठीक है, तो राहुल साकेत्यान का जो है उपन्यास नहीं है, कौन सा, व्यतीत। 63 वाला प्रश्न देखेंगे क्या है इसमें, इतिहास में नाशक
किसकी रचना है? लक्ष्मण सिंह की, राजा शिव प्रसाद की, लालू लाल की, सदल मिश्र की? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजा शिव प्रसाद। ठीक है, क्या आंसर इसका? शिव प्रसाद। उसके बाद 63 वाले प्रश्न 64 वाले प्रश्न को देखेंगे। सही काल क्रम में लगाना है इसे, सही काल क्रम में लगाना है इसे। पहला ऑप्शन है निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा। दूसरा है निर्जा, रश्मि, दीपशिखा, निहार। तीसरा है रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, निहार। चौथा है निहार, निर्जा, रश्मि, दीपशिखा। क्या करेक्ट आंसर इसका? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। पहले निहार आएगा, फिर रश्मि आएगा, फिर निर्जा आएगा, फिर आएगा दीपशिखा। तो इसका ये सही अनुक्रम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 65 वाला प्रश्न हमारा क्या है? कृष्ण सोबती कृति हम हशमत की विधा है। कृष्ण सोबती कृति हशमत की विधा है। रेखा चित्र है ये, संस्मरण है, रिपोर्टर्स है या डायरी है? क्या है? हम हशमत की विधा। तो इसका करेक्ट आंसर है ये क्या है? कृष्ण सोबती की जो कृति लिखी हुई है हम हशमत की विधा, ये एक संस्मरण है, किसी की याद पे लिखा गया है, संस्मरण है। ठीक है। 66 वाला प्रश्न क्या है? प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी की पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। यह कथन शुक्ल जी का किसके लिए है? ठीक है, राजा शिव प्रसाद के लिए, लक्ष्मण सिंह के लिए, लालू लाल के लिए या इरशा अल्लाह खां के लिए? किसके लिए प्रयुक्त की उन्होंने ये पंक्तियां? कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे कि जिसमें सर्व साधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो, और यह कथन शुक्ल जी का किसके लिए है? तो आंसर है राजा शिव प्रसाद के लिए। राजा शिव प्रसाद के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये पंक्तियां जो है बोली है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 67 वाला प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। पहला ऑप्शन है राम की लड़ाई, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, विद्या सुंदर। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई, विद्या सुंदर। फिर है विद्या सुंदर, राम की लड़ाई, आधे अधूरे, स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। फिर चौथा है विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका सही अनुक्रम बताना है नाटक का।
तो इसका करेक्ट आंसर है लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन। सबसे पहले आएगा विद्या सुंदर, फिर आएगा ध्रुव स्वामिनी, फिर आएगा आधे अधूरे, फिर आएगा राम की लड़ाई। ठीक है, तो ये इसका सही अनुक्रम है। उसके बाद 68 वाला प्रश्न क्या है? आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है। आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है, क्या है? गंगोली, शिवपालगंज, मेरीगंज, बेलारी। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा गंगोली। ठीक है, आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव कौन सा है? गंगोली। अगला 69 वाला प्रश्न देखेंगे। उपन्यासकारों का अनुक्रम या कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो सही रेखांकित करना है। पहला है ऑप्शन राधिका रमन प्रसाद, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, देवकी नंदन खत्री। दूसरा है देवकी नंदन खत्री, राधिका रमन, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश। तीसरा है मोहन राकेश, देवकी नंदन खत्री, अमृतलाल नागर, राधिका रमन प्रसाद। और उसके बाद है अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, राधिका रमन प्रसाद, देवकी नंदन खत्री। तो बताइए इसका सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासकारों का कालक्रम के अनुसार बताना है कि इसका सही अनुक्रम क्या है। इसी तरीके के प्रश्न जो है यूजीसी में आते हैं और इसीलिए बोलती हूँ कि एक एक चीज़ अच्छी तरीके से पढ़िए, एक एक चीज़ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कोई भी पॉइंट कहीं से नहीं। मैंने हमेशा बताया आपको चारों डायरेक्शन से सोचना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों डायरेक्शन से उस क्वेश्चन को बनाना है, ताकि किसी भी डायरेक्शन से आए तो आपको पता होना चाहिए उसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सेकंड वाला। तो जिन्होंने ये बताया बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले आएगा देवकीनंदन खत्री, राधिका रमन प्रसाद, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश। ठीक है, ये इसका सही अनुक्रम है। उसके बाद हमारा 70 प्रश्न है, 17वां प्रश्न है हमारा। ठेले पर हिमालय किस विधावी रचना है? किस विधा की रचना है बताना है। ठेले पर हिमालय जो है वो किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है, निबंध है या संस्मरण है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है यात्रा वृत्तांत। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? एक यात्रा वृत्तांत है ये। अगला प्रश्न देखेंगे 71। निम्नलिखित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम बताना है इसका। तो ऑप्शन में है हमारे पास पुष्पलता, छाया, चित्रशाला, भागवन और चिंगारियाँ। दूसरा है छाया, पुष्पलता, तीसरा है चित्रशाला, भागवन, चिंगारियाँ। तीसरा ऑप्शन है हमारा चित्रशाला, भागवन, पुष्पलता, छाया, चिंगारियाँ। फिर चौथा है चिंगारियाँ, छाया, पुष्पलता, चित्रशाला, भागवन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है इसका सेकंड वाला, छाया, पुष्पलता, चित्रशाला, भागवन और चिंगारियाँ। उसके बाद 72 प्रश्न हमारा संगत है। संगत बताना है कौन सा है। प्रेम पथिक जो है जयशंकर प्रसाद, गीतिका निराला, गुंजन पंथ, सभी संगत है। बताना है इसमें से सभी कौन सा संगत है। तो सही आंसर है इसका सभी संगत है। ठीक है, प्रेम पथिक जो है जयशंकर प्रसाद आएगा, गीतिका जो है निराला जी आएगा, गुंजन जो है वो सुमित्रानंद पंथ आएगा। तो सभी इसका आंसर सही है।
आगे 73 प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है? कथा सती सर, कथा सती सर की लेखिका है, कौन है? चित्र मृदुल है, नीलाक्षी सिंह है, चंद्रकांता है, मंजुल भगत है। कथा सती सर की लेखिका है तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रकांता। ठीक है, कथा सती सर जो है 2001 के लिए और चंद्रकांता को 2005 को व्यास सम्मान जो है वो मिला था। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। कथा सती सर को 2001 के लिए, चंद्रकांता को 2005 के लिए व्यास सम्मान जो है वो मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रकांता। उसके बाद 74 प्रश्न है हमारा, अनारो किसका उपन्यास है? अनारो किसका उपन्यास है? मंजुल भगत का, ममता कालिया का, राजी सेठ का, चित्रा मृदल का। चित्रा मृदल, बताइए जल्दी क्या आंसर है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर है मंजुल भगत। ठीक है, अनारो किसका उपन्यास है? मंजुल भगत का। 75 वाला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु युग का दूसरा एक और नाम है। दूसरा एक और नाम क्या है भारतेंदु युग का? नवजागरण काल, पुनर्जागरण, नई चेतना काल या सभी? नवजागरण काल, पुनर्जागरण, नई चेतना काल, सभी? बताइए करेक्ट आंसर। तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 76 वाला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राहुल साकेत्यान के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ के गुरु थे, कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे? छटपटनाथ, चरपटनाथ, चोरगीनाथ, जालंधर, मिनपा। मिनापा नहीं है, मिनपा। ठीक है, छरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जालंधर, मिनपा। राहुल साकेत्यान के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ के गुरु थे। तो सही आंसर है इसका जालंधर। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 77, एकांकी नहीं है, एकांकी नहीं है, इनमें से कौन सा एकांकी नहीं है? पर्दा गिराओ, पिकनिक, रूठी रानी, संघर्ष। क्या करेक्ट आंसर है इसका? सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर है इसका संघर्ष। एकांकी नहीं है जो, वो कौन सा है? संघर्ष। 77 वाला प्रश्न है हमारा, निबंध आत्मा की अभिव्यक्ति है, किसने कहा? निबंध जो है वो आत्मा की अभिव्यक्ति है, किसने कहा? मोनतेन ने, जॉनसन ने, स्टील ने, एडिसन ने। बताइए सही आंसर, सही उत्तर बताइए इसका। तो इसका करेक्ट आंसर है मोनतेन।
ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम हमारे कुछ प्रश्न रह गए हैं अब, तो चलिए लास्ट के हमारे 2 प्रश्न रह गए हैं, पढ़ लेते हैं क्या है ये। 79 वाला प्रश्न है हमारा, असंगत है। असंगत बताना है इसमें। इस मूर्तियां नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्मृतियों, स्मृतियों के संत। ठीक है, स्मृतियों के छंद 1995 में, लाहौर से लखनऊ तक 1995 में, जिनकी याद हमेशा रहेगी 1992 में, याद हो कि ना याद हो 1992 में। तो इसका बताना है कि इनमें से असंगत कौन सा है, मतलब कौन सा गलत है, ये बताना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर है लाहौर से लखनऊ तक 1995 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो असंगत पूछा था दोस्तों उन्होंने, असंगत क्या असंगत बताइए, तो असंगत में ये वाला जो है वो गलत है। तो लाहौर से लखनऊ तक 1995 जो है इसका करेक्ट आंसर है और यही असंगत है। लास्ट प्रश्न है हमारा, बर्नौड शाह का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर श्री भुवनेश्वर ने प्रस्तुत किया। भुवनेश्वर ने प्रस्तुत किया, क्या प्रस्तुत किया? झांकी, कारवा, मृत्यु के बादल, आंखें। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर श्री भुवनेश्वर ने प्रस्तुत किया। झांकी, कारवा, मृत्यु के बादल, आंखें। तो इसका आंसर है करेक्ट कारवा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आपके सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं। ठीक है, मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के भी करा दिए, साथ साथ हिंदी साहित्य के गद्य विधाएं जो हैं उसके भी करवा दिए। तो हमारी सारी यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। तो अब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरी 10 यूनिट्स मैंने कंप्लीट करवा दी है। बाकी आप लोगों को मैंने कहा था कि जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो आप ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरी 10 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ सेकेंड यूनिट में से कुछ ऐसे जो टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, जिनमें से क्वेश्चंस जो है वो बनकर आते हैं, तो हम थोड़ा सा सेकेंड यूनिट में से उन चीज़ों को उठाते हैं, उन टॉपिक्स को उठाते हैं और उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है सारा का सारा। अब हम कुछ वैसी चीज़ों को उठाकर, टॉपिक्स को उठाकर उनकी चर्चा करेंगे। और अगले महीने की 1 तारीख से, मैं आपको बता देती हूँ अभी, अगले महीने की 1 तारीख से हम MCQs मॉक टेस्ट वगैरह शुरू कर देंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करेंगे। तो हमारे पास जितने भी 15-20 दिन होंगे हम उन्हें अच्छी तरीके से अपने रिवीजन में जो है लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो टेंशन करने वाली बात ही ख़त्म हो गई है। अब सिर्फ रिवीजन पर सभी के सभी फोकस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट अब अच्छी तरीके से जो है रिवीजन पर ध्यान देंगे। तो अब हम रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो क्या हो गया है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हिंदी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाएंगे, उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लगेंगे मुझे पूरा ओवरऑल में से, ओवरऑल इकाई में से वो चीज़ें मैं उठाकर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, जिसमें से ज़्यादा प्रश्न जो है वो बनकर आए हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको अपकमिंग क्लासेस का पता चलता रहे। ठीक है, और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ बाकी जो बच्चे UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। बाकी अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे बात करने के लिए मुझे फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक की मेरी नाम है फेसबुक में राधे ज्योति, RADHEY राधे, JYOTI ज्योति। और फोटोज़ में लगी हुई है फिलर फॉर्म की, तो फिलर फॉर्म की पिक लगी है, एक मेरी पर्सनल भी होएगी, बट आपको फिलर फॉर्म वाली ज्वाइन करनी है क्योंकि वहीं पर ही सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है,
तो उसे आप ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर आप लोग मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपका रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए क्योंकि अब रिवीजन का टाइम है। स्मार्ट वर्क गया हमारा, अब हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमारा ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।